बेटा लास्ट क्लास में मुझे खुद याद नहीं है मैंने क्या पढ़ाया था, तुम लोग ही बता रहे थे अदर, पर ये पता है कि पढ़ाना कहाँ से है बेटा, रिफ्रैक्शन से पढ़ाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों का न्यूमेरिकल सेशन ले लिया था, न्यूमेरिकल सेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही मस्त है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन थर्ड क्लास में पढ़ता है। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? बता भाई, डेफिनेशन याद करके आओगे स्कूल से? हाँ शाबाश। क्यों बैंड क्यों करती है लाइट? वेल, अगर मैं एकलव्य की बात सुनता हूँ तो उसने कहा सर बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मैं डेफिनेशन में ये लिखूंगा भी इसकी, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। और आगे भी कुछ लिखवाया था स्कूल में नहीं, हमें तो ऐसे पढ़ा। The phenomena of bending of light when it travels from one medium to other. तो ठीक है, I do agree, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The phenomena of bending of light लिख लोगे ना इतना तो? हाँ, when it travels from one medium to another medium। अब मेरा क्वेश्चन है कि भैया जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड ही क्यों करती है? सवाल तो ये है ना, ये थोड़ी है कि रिफ्रैक्शन क्या है। मेरे सवाल तुम्हें पता ही है थोड़े से। तो बेटा इसका आंसर होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। देखिए बेटा, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेरे आसपास है ये एयर है। ये क्या है? एयर है। और ये जो एयर है ये ऑलमोस्ट वैक्यूम की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? ऑलमोस्ट वैक्यूम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड पाई जाती है। रिफ्रैक्शन की कहानी अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो रिफ्रैक्शन नाम के फेनोमेना में जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, अब यहाँ पर ये आप लोगों की इंसिडेंट लाइट है। ये क्या है? आपकी इंसिडेंट लाइट। ये आपका क्या है बेटा? मीडियम 1, एंड लेट्स से मेरे पास मीडियम 2 ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपके पास मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते वक्त लाइट कुछ इस तरीके से है, राइट? अब यहाँ से अगर ये लाइट आती है तो ये कुछ इधर भी जा सकती है, और बेंड होने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, हो सकता है इधर चली जाए। अब हमें तो नहीं पता ना किधर चली जा सकती है, और इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। बट क्यों हुआ ऐसा अगर ये पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? क्योंकि हमारे पास सर मीडियम चेंज करने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। So the phenomena of bending of light when it enters from one medium to another is called refraction of light. It happens because light changes its speed when it enters from one medium to another. इतना समझ में आया? अब क्या ये बात सच है? ऐसा कर लेते हैं। देखो, ये आपके सामने एक पानी की बोतल है, दिख रही है, और ये आपको पेंसिल दिख रही है। अभी आपको पेंसिल कैसी दिख रही है? उल्टी। जैसी है वैसी दिख रही है सर। ठीक है, ऐसे सीधी कहते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है हमारे गांव में, पता नहीं किस गांव से है। हाँ ऐसे ही लिखूंगा, ये तो सीधी है ना, उल्टी तो ये होती, ये उल्टी है। आपने पकड़ी? मैंने मैंने ऐसे पकड़ी थी, ऐसे पकड़ी थी मैंने। हाँ हाँ, बता इसे, हमारे तेरे गांव में कैसे पकड़ते हैं? ऐसे ही ना? ये दूसरे गोले का लगा था मुझे। चल, ये इस गोले का नहीं है बाबूआ। अब देखते हैं वापस से, ठीक है? अभी आपको जो पेंसिल यहाँ पर दिख रही है, मैं मीडियम चेंज करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ? मीडियम चेंज करने वाला हूँ। तो मीडियम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोगों को पता है। पानी में डाल दूंगा तो इस पेंसिल को, ये देखो दिखा रहे, देखो। अब आपको जो पानी के अंदर की पेंसिल है वो छोटी, इधर से किसी को बड़ी दिख रही होगी, इधर से छोटी दिख रही होगी, किसी को नीचे दिख रही होगी, किसी को ऊपर दिख रही होगी, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे जो लाइट पास हो रही है वो आप लोगों के पास
एयर के बाद वाटर से जाकर तब आपके पास पहुंच रही है। तो मीडियम क्या हो गया? चेंज। हालांकि अभी तो इसमें ग्लास और वाटर का मीडियम है कि नहीं? समझ में? अब हमारे पास जो पेंसिल दिख रही थी वो अलग है, ठीक है? यहाँ से देखो पेंसिल मुझे यहाँ से अलग दिख रही है, यहाँ से छोटी दिख रही है, यहाँ से बड़ी, और ऊपर से देखूंगा तो बिल्कुल बढ़िया दिख रही है। ऊपर से देखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई बताऊंगा। मैं भी दे देता हूँ। देखो मैं यहाँ से बिल्कुल देख रहा हूँ पेंसिल, ओ माय गॉड, ये तो वैसी थी जैसे मैंने हाथ से पकड़ी है, जैसे मैंने हाथ में पकड़ी थी वैसी थी। ले बेटा कैच कर ले और खोल खोल के देख ले बोतल को, ठीक है? हाँ, अलग अलग एंगल से देखते रहो इतने, अब कहानी सुनते रहो इतने, ठीक है? और ऊपर से भी देखना, ऊपर से बिल्कुल ऊपर से। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऊपर से देखने के लिए ऐसा कर देंगे बॉटल को, ऐसे मत करना प्लीज। आप ऊपर से कैसे देखेंगे? बॉटल वहीं रहनी चाहिए, आपको ऊपर से ऐसे देखना, ऐसे देखना, ठीक है? और बाहर से देखोगे तो कहीं से छोटी, कहीं से बड़ी, कहीं से लंबी, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, सब तरीके की दिख जाएगी। वेल नाउ हमें जानना है कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो साइंस क्या है? कुछ भी नहीं, रिफ्रैक्शन है। साइंस क्या है? रिफ्रैक्शन है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। ये मेरे पास मीडियम 1, ये मेरे पास मीडियम 2। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को दो नई टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जिसका नाम है रेयरर मीडियम और दूसरे का नाम है डेंसर मीडियम। देखो बेटा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, इसको आप कैसे समझोगे? पहले इस चीज को समझ लेते हैं। रेयरर का मतलब जहां पर चीजें आराम से पास हो सकती हैं, जैसे कि मेरा हाथ, यहाँ क्या है? हवा। हवा एक मीडियम है, ये आराम से इधर से इधर जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन अगर यही हाथ मैं स्विमिंग पूल में डालता, वहां पे पानी होती, हाथ तो मेरा जाता, लेकिन इस हाथ को कोई ना कोई रुकावट फेस करनी पड़ती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जो मेरा मीडियम 2 यानी कि वाटर था बेटा, वो डेंसर मीडियम था। डेंसर मीडियम में हमारी जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपके सामने मैंने दिखा दिया, देख लो। ये देखो, मैं लाइट मान लो, हवा में करोगे तो जूम 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 जूम, लेकिन पानी में थोड़ी जू जू कर पाओगे, आधा थक जाएगा। थकेगा यहाँ पर भी, ऐसा नहीं थकेगा, बट स्टिल लाइट कैन ट्रेवल कंपैरेटिवली विदाउट एनी हिंड्रेंस इन रेयरर मीडियम। और ये डिपेंड करता है ना, वैक्यूम में विदाउट एनी हिंड्रेंस ट्रेवल करता है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, और वैक्यूम में स्पीड मैंने आपको बता दी है, राइट? इसके बेसिस पे, स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे आपके पास एक और नई टर्म आती है, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है बेटा इस चिड़िया का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होती है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी बुक में n, किसी बुक में म्यू, किसी बुक में c, किसी x, जो भी दे रखा है। मेरी आदत है म्यू से लिखने की, प्लीज, इसलिए मैं म्यू लिख रहा हूँ। आपकी बुक में म्यू की जगह n लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब मैं n करता है ना, कंफ्यूज है, इसलिए मैं म्यू लिखूंगा। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट कर रहा हूँ। और क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो आप कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग बताएगा मुझे कोई? VACCUM। कितने बच्चे गए? डबल यू है, तो 9th में से पढ़ा था ना। हाँ, VACCUM, ठीक है? VACCUM इज द रॉन्ग स्पेलिंग। चलो यहाँ पर देखो, म्यू इज इक्वल्स टू सी। मैं क्या कह रहा हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज डिफाइंड, डेफिनेशन अपने आप लिखते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ वही डेफिनेशन मिल जाएगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि जो C है, ये मेरे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये वाला जो मेरे पास है, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसी के रेशियो को मैं क्या बोलता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब ये मेरा मीडियम यहां पर एयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा बेटा।
हाँ जी, वैक्यूम में ये वाली स्पीड होती है। हाँ वैक्यूम ए वाली स्पीड। मैंने क्या बोला, एयर में भी स्पीड लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। जब क्या बनाया आपने? म्यू कर्सिव यू बना दो, और वो म्यू वो न्यू के है। नीचे म्यू C/V, ये भी हाँ वो न्यू होता है ना। अरे वो छोड़ दे, वो फ्रीक्वेंसी वाला म्यू जो कह रहा है वो अलग है। और अब वो भी सिखा दूंगा आज, वो भी सिखा दूंगा, वो भी सिखा दूंगा, न्यू भी सिखा दूंगा। ये म्यू है, वो न्यू है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ये भी ठीक है, चलो आगे चल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर इस बीम की जगह पर, यानी कि इस मीडियम की जगह पर, इफ द स्पीड नाउ इज कंपेयरिंग इन एयर, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं मीडियम को, क्या ले लिया मैंने इस मीडियम को, एयर, तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट, वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाता है? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों आ जाएगा? बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, टेंशन ना लो, सुनो ध्यान से। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, म्यू की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन वैक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम, राइट, ये हमारे पास है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं एयर ले लेता हूं यहां पर, राइट, अगर मैं यहां पर एयर ले लेता हूं तो एयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल सेम इसी की वैल्यू हो जाएगी, या नहीं तो बोला, तो ये तो वैल्यू 1 आ गई ना पूरी। और जो 1 वाली वैल्यू है उसको मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू, वो एयर के लिए है। किसके लिए है वो वैल्यू? एयर के लिए। तो जब आपके पास स्पीड इन वैक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम में मीडियम एयर लिया जाता है, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे चल सकते हैं? ओके, अब हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये समझ में आ गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरी बातों को जरा, एक दो बातों को ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लाई भी करना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा? जब मेरा मीडियम क्या हो जाएगा? एयर। ठीक है, अब कहानी पहले तो मैं रिफ्रैक्शन समझा दूं, फिर 2-3 चीज़ें और आगे आती हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है इसे हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? वो मीडियम नहीं हुआ तो बेटा फिर तो चेंज होगा, वो कैसे चेंज होगा अभी समझा रहा हूँ। अभी 2 मिनट दे मुझे, 2 मिनट दे। हाँ देखो, अब देखो, मैं आप लोगों से ये बात बता चुका हूं कि मेरे पास 2 तरीके के मीडियम होते हैं, एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना बेटा इस चीज को। मैंने कहा मैं रेयरर मीडियम ऊपर है मेरा, और नीचे मेरा जो मीडियम है वो क्या है? डेंसर। ऊपर एयर नीचे पानी। हाँ कुछ भी मान लो, ये आपके सामने कहानी, ऊपर हवा नीचे पानी, और ये आपकी कहानी। ये देखो, बढ़िया शायरी मार रहा हूँ। तो ये देखो, ये आपकी क्या हो गई? इंसिडेंट लाइट। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा बेटा? नॉर्थ। यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा बेटा? नॉर्थ। अब ये जो इंसिडेंट लाइट मैंने मारी है ऐसे, ये कहाँ पे जा रही है? रेयरर से डेंसर की तरफ, रेयरर से डेंसर की तरफ। अब क्या ये डेंसर में बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगी? जितनी फ्री यहाँ पे मूव कर पा रही थी, नहीं कर पाएगी। करके दिखाओ। यानी कि वो देख तो नहीं कर पाएगी, मुझे तो पता है नहीं कर पाएगी, प्रैक्टिकल है ना, तो नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हाँ प्रैक्टिकल की बात करिए तो ऐसा कर लेते हैं। देखो जुगाड़ तो इसका भी है मैडम, अगर आपने बोल दिया है। ये देखो अब ध्यान से भाई, मैं ये जो लाइट है ये एयर से जा रही है, तो देखो कितनी जल्दी आराम से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है? हो रही, उधर ही पहुँच रही है ना। और इसका एंगल अगर चेंज कर दें तो हो रही, दिख गई। लेकिन यही चीज़ अगर मैं पानी से डालूंगा, देखो अब देखो पानी में क्या हो रहा है, दिखा चेंज? तो देखो अब पहले जो एंगल था वो कहीं और है, जब मैंने यहाँ पे मारा एयर में तो रिफ्लेक्ट कहीं और हुआ, दिखा। लेकिन पानी में जब मैं मार रहा हूँ, धूम धूम डिस्को डांस करा लो इसे जितना कराना है,
तो आपको देखो ना लाइट बेंड हो गई ना, अब स्ट्रेट नहीं जा रही है। अब देखो आप, लाइट बेंड होती है, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, समझ में आ रही है? तो बेंड क्यों हुई, ये मेरा रीजन है। और कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से, एक मीडियम थी, वाटर मेरा मीडियम था, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ देखते, समझ में आ रहा है? अब देखें बेटा क्यों हुआ, देखो किस तरफ हुई। सर हाँ जी, पानी से पहले वो प्लास्टिक हाँ उसका ही फर्क पड़ेगा, उसका ही फर्क पड़ेगा। पर अब मैं हवा में तो नहीं कर सकते, पानी में डाल दूँ, यहाँ पे पानी रोक दूँ, सॉरी सर, इतना ही कर सकता था मैं। मैक्स टू मैक्स। स्पेस नहीं नहीं। वेल अब देखो बेटा, डेंसर मीडियम में पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो रहा है ये, टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। समझ में आया? एयर से अगर वाटर में जाता है तो वो रेयरर से डेंसर जा रहा है, राइट। तो इट विल बेंड नॉर्मल, एट नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल की तरफ आया। लेकिन अगर ये कहानी उल्टी हो जाती बेटा, कि ऊपर आपका डेंसर मीडियम होता और नीचे आपका रेयर मीडियम होता, और सेम कहानी यही होती कि यहाँ से लाइट आई, तो डेंसर, हाँ, तो ये नॉर्मल से दूर जाता है, यानी कि इस तरफ बेंड होता, ये इस तरफ बेंड होता। तो यहाँ पर देखो, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब यहां से यहां पर जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोला है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। अब आप लोगों को एक एक्टिविटी कराएंगे, वैसे तो इसमें एक कॉइन रख के देखना है, वही सेम चीज है। जब ऊपर से देखो तो बिल्कुल सेम दिखेगा, इधर से देखोगे कहीं बल्ज दिखेगा, कहीं पे होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट। वेल मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, मैं आप लोगों को 2-3 चीजें और पहले बता देता हूँ, है ना। एक एक्टिविटी आप लोगों से कराई जाती है स्कूल में, वो क्या है कि आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना है थ्रू अ ग्लास स्लैब। किससे पढ़ना है, ग्लास स्लैब। आपके सामने यहाँ पर एक ग्लास का स्लैब रख दिया जाएगा, ठीक है, और आपके पास कहेंगे कि आप 2 पिन फिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 पिन फिक्स कर दीजिए। आपने 2 पिन फिक्स कर दी और आपसे कहेंगे बेटा अपनी आँख को इस ग्लास से देखो तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि वो जो पिन है वो कहाँ पर है। तो तुम कहोगे सर हमें लगेगा कि ये जो पिन है ना वो यहाँ पर, ऐसे इनकी शेडो यहाँ पे आ रहा है। हाँ आओ अभी देखना, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो होगा तो ऐसा ही, मुझे तो पता है होना क्या है पहले से ही। वेल ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, आइए देखते हैं। समझ गए कैसे करना है प्रैक्टिकल। ये बीच में क्या था? ये ग्लास स्लैब, इसी से तो नहीं, ग्लास स्लैब तो मेज पे रखा रहता है और तुम्हें यहाँ पे ऐसे देखना, आँख मारते रहना जिसको तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें। वेल आगे आगे देखो ध्यान से। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि लाइट की रेज यहाँ से आई होंगी बेटा, तो यहाँ पे पढ़ते ही कौन सा हो गया हमारे पास, इंसिडेंट। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, नॉर्मल। तो लाइट की रे, ये एयर है, ये एयर है, तो ये यहाँ पर बेंड नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि डेंसर है। लेकिन यहाँ से ये क्या हो गया, ये डेंसर है, ग्लास है, वापस से दूर जाएगा। और ये वापस नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये ऐसे बाहर बाहर आएगी तो इधर जाएगी ना, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वापस उसी की तरह नहीं होगी? हैं ना, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर ऐसे जाएगी, और ये रहे आपकी 2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने बीच में क्या डाल दिया, ग्लास। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं? हैं नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं बेटा। इस जैसे लाइट आ रही है, जो आपका सरफेस है वहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, वो नॉर्मल बन जाता है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री का कोई भी एंगल, राइट। अभी तो मैंने आपको एंगल लिखने सिखाया नहीं है, रिफ्लेक्शन में सिखाया था, यहाँ नहीं सिखाया, मैं सिखाऊंगा। पहले आपको इस केस समझ में आ गया। अब देखो हुआ क्या, अगर ये ग्लास नहीं होता, अगर ये ग्लास नहीं होता बेटा, तो लाइट हमारे पास कुछ इस तरीके से जाती, राइट। अगर ये ग्लास नहीं होता तो हमारे पास लाइट कुछ इस तरीके से जाती, लेकिन अभी ग्लास होने की वजह से
हमारे पास यहाँ पर ये शिफ्ट आ गया भाई, लाइट पहले ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही, और इसी शिफ्ट का नाम है बेटा लेटरल शिफ्ट। क्या नाम है? लेटरल शिफ्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ रहा है? तो जो लेटरल शिफ्ट है ये क्यों आता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये ग्लास पिन वाली एक्टिविटी समझ में आ गई? दो वो लगा लेना है ना। अब मैं आप लोगों को एंगल कैसे लेने हैं पहले बताओ, मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ है? अब मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से एंगल लेने सिखा सकूँ। ठीक है, वही बनाऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल सही। बस थोड़ा सफाई से बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे जो बच्चे मेरे से 9th पढ़े हैं वो जानते हैं मेरा डायग्राम को सिर्फ मैं और वही समझ सकते थे। ठीक है, वेल अब बात आती है यहाँ पर क्या है बेटा मेरी ये इंसिडेंट रे। कैसी रे है? इंसिडेंट रे। तो मैं यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? एक सीधी लाइन जो कि मेरे से बनेगी। ये बात सही कह रहा है, स्केल दियो, छोड़ यार, बन गई देख। तो ये हमारे पास क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन, राइट। अब ये नॉर्मल है बेटा, याद रखना मैंने आपको बताया था एंगल हमेशा कहां से लेंगे? नॉर्मल और रे के साथ वाला। तो कई बच्चे गलती कर देते हैं कि एंगल कौन सा लेना है, क्या लेना है, पता ही नहीं होता। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, अवॉइड करना है। तो ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये मेरे पास मीडियम था एयर, ये मेरे पास मीडियम था ग्लास, और ये मेरे पास मीडियम था, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो कहां जा रही है? रेयर से डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट यहाँ पे आ गई है। अब बेटा ध्यान रहे कि जो मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है, क्या बोला मैंने? जो मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कौन सा होगा? वो ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल आर, ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, राइट। फिर अगेन मेरे को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा बेटा? नॉर्मल डालना पड़ेगा। और लाइट इस बार नॉर्मल की तरफ से नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। समझ में आया? और ये जो मेरे पास एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? इंसिडेंस। तो ये है, ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ये बाहर निकल गई ना, इसलिए ऐसे एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बोलते हैं? एमरजेंस। इसे एंगल ई के नाम से देंगे, तो एंगल ऑफ एमरजेंस। ये क्लियर है? अब बाकी क्या बताई थी? अगर ये ग्लास का स्लैब हमारे सामने ना होता तो जो हमारी लाइट की रे है वो कुछ ऐसे जाती, और मैं इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वाली जो मेरे सामने शिफ्ट आई है, इस शिफ्ट का नाम क्या है? लेटरल शिफ्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसको पढ़ते हैं बेटा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? देखो, पहला लॉ हमसे कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस पॉइंट पर प्लेन पे लाई कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चल सकते हैं। दूसरा कहता है द सेकेंड लॉ। ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है, मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा आप कभी भूलोगे ही। ठीक है, नेक्स्ट लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे आजा जल्दी से, टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ, टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या बोलता है? कांस्टेंट। सर इस लाइन का तो बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है क्योंकि मेरे भी नहीं आया था 10th में, मतलब 12th में नहीं आया था। खैर फिर भी गर्दन ऐसे हिलाता था, यहाँ सर आ रहा है। सर आप झूठ बोलते
नहीं नहीं, अरे मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। सर टॉपर हमेशा झूठ बोलते हैं, ये बात दुनिया में ये टॉपर है, देख जानते हो ना? हाँ। भाई साहब आप जाकर मेरे पिताश्री माताश्री से पूछाना, ना तो मैं कभी स्कूल टॉपर रहा, ठीक है? और टीचर हमेशा कहते थे या तो क्लास पढ़ेगी या भानु पढ़ेगा, तो मैं कहता मैं बाहर चला जाता हूँ। मैम बड़ी खुशी से मुझे बाहर भेज देती थी और मैं बड़ी खुशी से बाहर चला जाता था, क्योंकि उन्हें पता है भानु क्लास में रहेगा तो क्लास नहीं पढ़ेगी। आई वॉज वेरी यू नो टाइप ऑफ डैश बच्चा, HARA पता नहीं आगे अपने आप निकल। मैं गाली नहीं देता बच्चों के सामने। चलो तो सर पीटीएम में क्या होता था? पीटीएम में मेरे पापा होते थे, मेरी मैडम होती थी, पापा का हाथ होता था और मैं होता था। आ गए तुम समझ जाओ, ये हर बार की बात थी, हर बार की बात थी, पर बड़ा मजा आता था उस समय पर। ये पता है पिटना तो है ही, और मैं बहुत अच्छा था, मॉनिटर बना दी थी मैम मेरे को, शांत तो रहेगा। और जिस दिन कॉपी दिखानी होती ना, मैं सबकी कॉपी दिखाता, मैम इसके इतने नंबर हैं देखो, मेरे देखो कितने हैं, फिर उसकी डांट पड़वाता था। मेरे तो पता है मेरे पढ़ने हैं, मेरे तो पढ़ने ही थे, क्योंकि नंबर तो कभी अच्छे आने नहीं थे। खैर अब देखो यहाँ पर सुनो अब ध्यान से, मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या है यहाँ पर कहते हैं, देखो इस मीडियम का मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से मैंने μ1 ले लिया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया मैंने μ1, तो ग्लास का मैं क्या ले लेता हूँ दूसरा होगा तो μ। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही, क्लियर दिख रही है? ठीक है, तो मैं पता भी नहीं चलेगा ऐसा ब्लर है, इन्हें ये नहीं पता कि ब्लर कैसे कहते हैं। अब पता नहीं कब से ब्लर है, हैं? कोई नहीं, देखो अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, जो ये है ये कहता है कि μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू साइन R अपॉन साइन I। ऐसे बच्चे रटेंगे, लेकिन मैं रटाऊंगा ही, मैंने कहा आज तक ये रटाया है। तो अब फिर क्या करेंगे बच्चे, रात भर μ1 बाई μ2 को साइन μ1 बाई μ2 को साइन। जैसे ही पेपर आएगा, यार μ2 था या 1 था, नहीं μ2 बाई μ1 था, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, यार यहाँ पे साइन R था या ऊपर नीचे R था, यही हो जाता है पेपर। हाँ फिर 1 2 भी ऐसे ही रख के जाते हैं बच्चे लोग। और अगर एग्जामिनर ने खेल दिया ना तो तुम खेल जाओगे, इसीलिए हमें रटना नहीं है। इसे उड़ा देता हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, जहां से लाइट जा रही है वो हमारे पास क्या है, इंसिडेंट, और जहां से लाइट बेंड हो रही है वो हमारे पास कौन सी है, रिफ्रैक्टेड। तो लाइट अभी हमारे पास कहां से गई, यहां से गई, तो क्या होता है रेशियो ऑफ साइन एंगल। साइन एंगल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक सिखाए थे, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक सिखाए थे मैंने 10th क्लास में, सिलेबस में भी है, पर मैंने तो आपको और एडवांस में सिखा दिए थे, राइट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो आपके पास एयर, जो आपके पास एयर, यहाँ पर आपका μ1 है, ये कहना चाहता है μ1 को इसके साइन एंगल लो जो आपका इंसिडेंस है, जहां से लाइट जा रही है पहले हमेशा उसी को लो, क्योंकि वो क्या होगा, इंसिडेंट। देखो μ1 इंटू साइन आई, समझ में आया क्योंकि इंसिडेंट है। μ1 इंटू साइन आई समझ में आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या था μ1, और जहां से लाइट गई यहाँ पे क्या है, साइन आई। इसे हमेशा इक्वल रखेंगे किसके, दूसरे मीडियम का जो μ2 है, क्योंकि इसका μ2 है ना, और इस पे कौन सा एंगल बन रहा है, R, तो साइन R। तो वो जो कहना चाह रहे थे, और हमेशा जो रेशियो निकालना है किसका निकालना है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन I बाय साइन R रखना है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, μ2 बाय μ1 आएगी। और अगर μ1 एयर है, हाँ अब नहीं बेटा, साइन I बाय साइन R, μ2 इधर है तो μ1 इधर चला जाएगा। कैसी बातें कर रहे, फंस गया बकरा। मैंने कहा था ना 1 2 याद करने वाले फंसेंगे, तभी तो मना किया था मैंने कहा मुझे खुद याद नहीं था उस टाइम, मैं रखता तो हुई नहीं। तो यहाँ पे समझ में आ गई चीजें,
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r जो वैल्यू है ये आती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी जो कहानी आएगी वो ये आएगी कि अगर μ1 मेरा एयर है जो कि यहाँ पर है भी, तो ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो था। अगर μ1 क्या हो जाएगा मेरा एयर, तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा, हाँ क्योंकि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो μ2 की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin i बाय sin r इज इक्वल्स टू μ2 अगर एयर है तो, क्योंकि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है 1। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है 1। ये एनसीईआरटी में लिखा है नहीं तरह। हाँ सब लिखा है, टेंशन ना लो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी एक बात कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे μ2 बाय μ1 है तो कई जगह पर इसको μ12 भी लिख देते हैं। पागल है। अरे पता नहीं मेरे को क्या लिखा, कई जगह 2, तो जैसे मेरे को कहते हैं 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 और 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। भाई हमें तो रटना है नहीं, मुझे तो इससे मतलब है नहीं, मैंने तो मैं ऐसे सिखा दिया बेसिक। हटा दो हटा दो। हाँ तो अपने को कंफ्यूज तो होना नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास ये था ब्लू ब्लू पानी, आज ब्लू है पानी पानी। पानी ब्लू तोड़ना होता है। गाना तो यही है ना, मैं गाना गा रहा हूँ अपना, वो अपना लगा जा रहा है, पूरा मूड खराब कर दिया। पानी ब्लैक हो गया। पानी ब्लैक ब्लैक हो गया, अब मैं पानी ले ही नहीं रहा, हट। सर नहीं। शहद लो शहद। हनी। हनी हनी, वाह। अच्छा इधर देखो जरा, इधर ये जो मेरा मीडियम है, ये मैं आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है, पानी ले लिया और उसके बाद ऊपर एयर, लेकिन इस बार कहानी उल्टी कर रहा हूँ। क्या कि वाटर से मैं लाइट मार रहा हूँ, तो ये क्या होगी इस बार मेरी इंसिडेंट लाइट, हाँ हाँ। और ये मेरा क्या बन गया नॉर्मल। तो अब बताओ लाइट का क्या होगा, बैंड किधर, नॉर्मल से दूर। यस, तो ये इट विल बैंड, ये देखो नॉर्मल इधर की तरफ जाता है, ये नॉर्मल तो ये था ना, अगर टुवर्ड्स तो ये लाइट इधर की तरफ बैंड होती, और दूर जा रहा है तो इधर की तरफ बैंड हुई है, तो देखो दूर गई। तो ये आपके पास क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि देखो नॉर्मल ये रहा और इंसिडेंट रे ये रही। एंगल कहाँ बनाना है हमेशा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। और यहाँ पर ये क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल, राइट। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सिंपल सी भाषा में कि इसका जो μ1 था, इसका जो μ1 था वो एयर के लिए μ1 ही रहेगा और वाटर के लिए μ2 रहेगा। अब मुझे रटना तो है ही नहीं, कैसे करना था मुझे, जिस मीडियम से लाइट जा रही थी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन एंगल के साथ, जिस मीडियम से लाइट जा रही थी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन एंगल के साथ। तो बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, μ2 sin i और इज इक्वल्स टू u1 μ1 sin μ1 sin r। और मुझे रेशियो हमेशा किसका निकालना है, साइन i बाय r का। तो देखो साइन i बाय साइन r अगर मैं इस बार लिखूंगा तो मैं इस बार पाऊंगा कि भैया मेरा आंसर μ1 बाय μ2 आया है, और यहाँ पे क्या आया था μ2 बाय μ1। यस, तो ये हमारे किस चीज पे डिपेंड करेगा भैया जी, μ1 और 2 रटने पे काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया। तो ये चीज आप लोगों को पता रहनी चाहिए। समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कर लोगे। तो पहले इतना छापो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा आज तक जो हमने चीज़ें देखी या महसूस करी वो रिफ्रैक्शन की कभी करी नहीं है, राइट। हाँ, पहली बार ज़िंदगी में ये देखा कि सर ये जो पेंसिल थी ये जितनी डेप्थ की थी उससे थोड़ी सी ऊपर रेज होती हुई नज़र आ रही है, ऊपर रेज नज़र आ रही है। यहाँ से देखूंगा या फिर ऐसे देखूंगा तो हाँ, तो मतलब कहीं दूसरी जगह पर दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते।
आइए देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास एक मीडियम था, उस मीडियम की थिकनेस लेट्स से टी थी, राइट। अब अच्छा हाँ चलो मैं टी आई आर में समझा दूंगा तुम्हें, अगली क्लास में समझा दूंगा। ये देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट लिया, और यहाँ से मैंने लाइट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये पानी में है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, पानी में, ठीक है। अब अगर ये लाइट इस ऑब्जेक्ट को सीधी जाती तो बेंड नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल पे देखो, ध्यान से सुनना, जब लाइट बेटा किसी भी एंगल से आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स रेयर से डेंसर में, राइट। तो इधर आती गई तो और इधर आती जाएगी, है ना, इधर आती गई तो और इधर आएगी, इधर आएगी तो और इधर, और जब बिल्कुल नॉर्मल पे आएगी तो बिल्कुल सीधी चली जाती है ना। अभी मैं आप लोगों को 2-3 चीजें और कराऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। TIR जब कराऊंगा, रिफ्लेक्शन, तब मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा। खैर अभी के लिए सुनो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसकी थिकनेस T है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट सीधी जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट लेट से ऐसे जा रही है। अब होगा क्या कि जो लाइट यहां पर ऐसे है तो मीडियम चेंज हो जाएगा, ये डेंसर था और ऊपर क्या है, एयर, रेयर। तो डेंसर से रेयर में जाने पर क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि लाइट विल बेंड कुछ इस तरीके से। तो जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था ना बेटा, आपको पेंसिल ऊपर दिखी ना, तो जो पेंसिल आपकी यहाँ पर थी, यहाँ वाले आदमी की जो आंख है उसको कैसे दिखेगी कि ये जो पेंसिल है वो यहाँ पर, पेंसिल है कौन है हमारी आंख? ये पेंसिल थी, ये रही आंख। तो पेंसिल जो नीचे रखी हुई थी, अगर हम कहीं साइड से देखते हैं तो बेटा आपको इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ तो दिखेगी नहीं, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट शिफ्ट। ये वाली जो पोजीशन हुई है, ये जो पोजीशन गया है, लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ, इस पॉइंट को A, इसको O, इसको I। अच्छा तो जब ऊपर से देखते तभी सेम इसलिए एग्जैक्टली, क्योंकि जब बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो लाइट बेंड नहीं करती है, वो आप नॉर्मल वाली लाइन पे देखते हो। क्लियर है, समझ में आया? इसे मैंने कहा था अलग अलग एंगल से देखो, समझ में आया। अब यहां पर मैं आपसे कहता हूं, ये जो OI है बेटा, ये OI क्या है मेरे पास, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब जो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन हमारी आंख को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहां पर है। ये क्या है, यहां पर, राइट। अब देखो क्या होता है, वास्तविकता में नीचे है, हैं? वास्तविकता में वो नीचे है। वास्तविकता में वो नीचे, पानी निकाल दो। अब पानी निकालूंगा तो बिल्कुल जो है वो तो वही दिखेगा, फिर तो एयर ही हो गया ना, तो पारदर्शिता हो जाएगी फिर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं अगर आपसे कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैंने न्यू से रिप्रेजेंट किया था, उसकी एक और डेफिनेशन होती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू दैट ऑफ एपरेंट डेप्थ। किसका बोला बेटा मैंने, रियल डेप्थ टू दैट ऑफ एपरेंट डेप्थ। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो ये भी क्या आता है मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रियल डेप्थ यहां पर क्या है, AI थी, और एपरेंट डेप्थ आपके सामने क्या आ गया, एपरेंट डेप्थ OI। ये एपरेंट शिफ्ट है बेटा, शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट है, एपरेंट डेप्थ AO है, AO, राइट। अब बेटा डेप्थ तो इतनी है ना, यहां से जाओगे तो यहां पे दिखेगा ना, डेप्थ तो ये है ना, ठीक है। अब जो मेरे पास शिफ्ट आया, ये D, लेट्स से D इज इक्वल्स टू, आप क्या दोगे, AI माइनस AO, डी शिफ्ट है। हाँ D शिफ्ट है, जो शिफ्ट, राइट, AI माइनस AO, ठीक है। अब देखो ये AI बाय AO किसके इक्वल है, म्यू के, तो आप लिख सकते हो AI बाय म्यू इज इक्वल्स टू AO। भाई इसको AO को इधर ले जाओ, म्यू को इधर ले जाओ, तो AI बाय म्यू इज इक्वल्स टू AO हो जाएगा। अब मैं AO क्या लिख सकता हूं, AI बाय म्यू, तो D इज इक्वल्स टू AI माइनस AO क्या लिख रहा हूं मैं, AI बाय म्यू,
इन दोनों में से अगर मैं ए आई कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और ए आई की वैल्यू किसके इक्वल थी देखो, थिकनेस, जो इसकी थिकनेस थी, तो डी एपरेंट शिफ्ट जो होगा इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो वो जो डेंसर वाला केस था, मैंने आपको बताया था कि डेंसर शरीर में ज़्यादा से होती है, तो उसको देखो, अब जैसे यहाँ से लाइट मारी थी मैंने बॉटल में, देखो यहाँ पे भी आपको अंतर दिखेगा, बोर्ड पे जो लाइट आ रही है उसमें दिख रहा है। अगर आप पेंसिल की इमेज बनाओगे, देखो पेंसिल की ऐसे दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल इसे चिपका के रखता हूँ तो बेसिकली ये एयर वाला मीडियम में कम, देखो 100% तो नहीं कर सकता, एरर तो है, बट फिर भी मैंने एक चीज़ तो कम कर ही दी है ना, राइट। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब जो आपकी इमेज आ रही है कुछ और आ रही है, देखिए लाइट अब कुछ और आ रही है, पहले कुछ और आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब आपके पास जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो सीधा वाटर से एयर में कर रही है, डेंसर टू रेयर कर रही थी। और ये वाली जो भी है कर तो इसमें भी डेंस, पर यहाँ पे 3 मीडियम थे, एयर, वाटर, फिर एयर। यहाँ पे क्या है, सिंपल वाटर टू एयर। तो ये हमारे पास जो भी आएगा ऐसे। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्यों आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि डेंसर से रेयर में, यानी कि ये तीसरा वाला केस है ना, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम का केस है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एयर, ग्लास, वाटर, ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो और उसके बाद फिर एयर, यही क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप ही बताओ मुझे जो एपरेंट डेप्थ वाली कहानी है, ये समझ में आई? नहीं आई? ओके ओके, सुनो है टी बेटा, ए आई की वैल्यू टी के इक्वल है ना, ए आई यहाँ से यहाँ तक, और ये डी क्या है? डी जो शिफ्ट हुआ है ये, अच्छा, यही तो एपरेंट शिफ्ट है। अरे एआई भी ना सर, हाँ, ए आई इज इक्वल टू थिकनेस। तो ये कैसा है जो लाइन बनाई है? ये तो ऐसे बीकर ले लिया मैंने, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थिकनेस है, वो टी है। थिकनेस वाटर भी लेते हैं। हाँ, जो भी यहाँ तक की डेप्थ वैल्यू उसी को लेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे समझो, देखो मछली जल की रानी है, हाँ शाबाश, ये देखो ये हमारी चिड़िया है, मेरे डायग्राम बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, और ये हमारी मछली है, ये हमारी मछली है। आंखें कमजोर है, इतनी बढ़िया मछली बनाई है। कमजोर है, कितनी बढ़िया मछली बनाई है मैंने, मछली लग रही है ना। अब सुन लो कॉन्सेप्ट है, हाँ मछली का छुआ करा लो इनसे। अब देखो, जब यहाँ पर ये चील अभी है या कोई भी स्वान है जो मछली को खाएगा, इसके साथ यहाँ पर जो मछली की लाइट है वो बेचारी ऐसे जाएगी, अब ऑब्वियसली बात है ऐसे ही जाएगी लाइट। तो ये डेंसर मीडियम में है और ये रेयर मीडियम में है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बेचारी मछली को ये चील यहाँ पर दिखेगी, ये कहेगी मैं आराम से तैर लेती हूँ, क्योंकि चिड़िया दूर है अभी, इसको ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है, चिड़िया तो यहाँ है। तो ये ऐसा मान के चल रही है मछली कि अभी चील बहुत दूर है, आने दे मैं देख लूंगी, और मछली तैर रही है। हाँ एग्जैक्टली। अब देखो, अभी ध्यान सुनो, अभी देखो चील वाली का फायदा देखना, लेकिन चील पास में, ये तैर के जा रही होगी आगे और चिलाई खच खा गई, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस प्रेडिक्ट करी थी वो एक्चुअल में गलत थी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। लेकिन चील को देखो अब क्या फायदा है, चील यहाँ पर है, इसकी जो लाइट जा रही है ये जा रही है ऐसे, ये नॉर्मल बना दो तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो उसको तो वहीं पे दिख रही हो, थोड़ा सा हो सकता है आगे दिखे, तभी तो आगे ट्रैक, तभी तो ये जो है उसका फायदा है ना, जैसे दूर की आगे दिखी और ऐसे नीचे जाकर चीज थोड़ी सी पीछे होगी तो तुरंत चोंच मार लेता है। हालांकि दिक्कत इसको भी होती है, पर ज्यादा दिक्कत इसको होती है, हम जाएंगे पानी में, हम भी ऐसे आपको भी दिक्कत का। तो पहले आगे खड़ा हो। सर एक चीज, हाँ वो यही है, क्योंकि उसे पता है कि भैया जो मछली है वो यहाँ पे आएगी, वो पहले से ही खड़ा रहता है, क्योंकि उसे अब एक्चुअली ना ये सब चीजें अडेप्ट कर इवॉल्व हो चुके हैं इस तरीके से। सर एक चीज पूछना, हाँ जी चील वहां तो उसको वहां क्यों दिख रही है? अरे बेटा, लाइट
इमेज डायग्राम बना लिए, पूरे रे डायग्राम बना लिए, सारी चीज यही तो होंगी। जहाँ पे रे लाइट, इसकी लाइट यहाँ से गई, अब मैं अगर स्टील का रे डायग्राम बनाऊंगा तो अलग ही बनेगी ना मछली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास मछली है इसकी तो लाइट ऐसे जाएगी ना, चाहे ऐसे कर लो चाहे कैसे ही कर लो, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, लाइट तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो लाइट जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो जहाँ पे सोर्स है वही तो दिखेगा हमें। इसके लिए तो जो हमारे पास इमेज है वो यहाँ पे बन रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर है, ये आ जाएगी जल्दी, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज दैट ईगल और एनी बर्ड दैट यूज्ड टू ईट फिश एंजॉयज ओवर द वाटर एनिमल्स, ठीक है। तो ये आप लोग अब समझ में आ गया एपरेंट डेप्थ और ये वाली कहानी इससे रिलेटेड कैसे है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हालांकि अभी कहानी और बच रही है, उस कहानी को अगली क्लास में भी एंजॉय करना है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। आज के इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।